हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जिसका की टाइटल है क्लाइमेट, यानी कि हम लोग इंडिया के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम, उससे पहले हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पहले के चैप्टर्स में पढ़ लिया। अगर आपको उसका भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके पुरानी वीडियोस ले सकते हैं। वहाँ पे मैंने उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी बताए हुए हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत ही ईजी शब्दों में मैंने आपको समझा भी दिए हैं और उसके साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर उसके आंसर्स भी लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाके नोट्स ले सकते हैं। और ये जो अभी चैप्टर में पढ़ाने जा रही हूँ इसके नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोग जाके वहाँ से नोट्स का PDF एक्सेस कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर ऑफिशियल। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। सो क्लाइमेट का हिंदी होता है जलवायु। क्लाइमेट कहने का तात्पर्य ये है कि किसी एक प्लेस के, किसी लोकेशन के क्लाइमेट के अंदर क्या क्या आ जाता है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का प्रेसिपिटेशन, वहाँ का प्रेशर, सब कुछ, ऑल्टीट्यूड, सब कुछ आ जाता है क्या क्लाइमेट के अंदर। तो वेदर किसी लोकेशन में अगर कुछ दिनों तक वेदर लाइक डे पे डे बदलते रहता है, ठीक है। किसी दिन आपके तरफ बादल घेर देंगे, सो या किसी दिन सनी डे रहेगा तो लोग क्या बोलेंगे, आज का मौसम, आज का वेदर कैसा है, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट आज या कल का नहीं होता है। क्लाइमेट बहुत लंबा मतलब समय के लिए एक सम टोटल करके एक एवरेज निकाला जाता है, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। लगभग 30 ईयर्स का लेके चला जाता है। सो 30 ईयर्स का देखा जाएगा वेदर और फिर बताया जाएगा कि इस लोकेशन का क्लाइमेट किस टाइप का है। ओके, सो अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। इन द लास्ट 2 chapters you have read about the landforms and the drainage of the country. These are the 2 of the 3 basic elements that one learns about the natural phenomenon of any area. So किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए जो आवश्यक 3 मूल तत्व हैं, उनमें से 2 तत्व क्या हैं जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। व्हाई डू वी वियर वुलेंस इन दिसंबर एंड व्हाई इट इज हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मई एंड व्हाई इट रेन्स इन जून जुलाई। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस कैन बी फाइंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस इतना कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत के जलवायु के बारे में, हमारे देश की जो वायुमंडलीय अवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर के समय में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्यों? और मई के समय में हमें गर्मी लगती है, गर्मी महसूस होती है, हम हल्के कपड़े पहनते हैं, क्यों? और जून जुलाई के समय बारिश होती है, क्यों? और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे मिलेंगे अगर हम भारत के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time more than 30 years. So जब एक बहुत विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक में मौसम की जो अवस्था रहती है या कुछ उसमें डिफरेंसेस, विविधताएं, उसका कुल योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। मतलब कि सम टोटल उसका जलवायु कहलाता है। जबकि वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि मौसम जो है, वेदर, वो क्या है? एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की जो अवस्था है उसको बताता है। The elements of weather and climate are the same: temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, and precipitation. You may have observed that the weather conditions fluctuate very often, even within a day. But there is some common pattern over a few weeks or months. That is, days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, and wet or dry. On the basis of this generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into seasons such as winter, summer, or rainy season. सो ये मौसम हो गया, यानी कि क्लाइमेट और वेदर, इसके जो तत्व हैं वो एक ही है। लाइक टेम्परेचर, वायुमंडलीय दाब हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, हवा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, प्रेसिपिटेशन, ये सब तत्व एक ही हैं दोनों के। सो ये आपने एक चीज़ अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलते रहती है। मैंने बताया ना कि सुबह में बादल घेरे रहेंगे तो कहेंगे कि मौसम लगता है बारिश होगी, शाम को बादल हट जाएंगे, अच्छा सूर्य निकला होगा तो आप लोग बोलोगे कि बहुत अच्छा, आज तो एकदम साफ दिन है। तो मौसम बदलते रहता है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक क्या होता है कि एक तरह से जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो एक समान ही बना रहता है। अब जैसे बारिश का टाइम, उसमें लगभग हमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है कि बादल घिरे हुए हैं, बारिश होती रहती है, प्रेसिपिटेशन होते रहता है, ठीक है। सो
एक समान बनी रहती है, जैसे कि दिन गर्म होते हैं, ठंडे होते हैं, हवादार होते हैं या शांत होते हैं, आसमान बादलों से घिरा होता है या साफ़ होता है, या फिर ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होती रहती है। तो जो महीनों का औसत जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो वायुमंडलीय अवस्था है, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि वर्ष को हम लोग बहुत सारे सीजन्स यानी कि बहुत सारे ऋतुओं में बांट देते हैं, जैसे कि गर्मी, शीत, इस तरह से हम लोग बांट देते हैं वर्षा ऋतु। The world is divided into a number of climatic regions. Do you know what type of climate India has and why it is so? We will learn about it in this chapter. So विश्व को क्या है कि अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है और ऐसा क्यों है? So ये आपने हो सकता है बहुत जगह पढ़ा होगा, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो क्या है ये तो आपको पता है, क्यों है, कैसी है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और अगर आपको नहीं पता था तो आप जान गए होंगे। The word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which literally means season. Monsoon refers to the seasonal reverse in the wind direction during a year. So यहाँ पे एक डू यू नो दिया गया है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबी शब्द मौसिम से हुई है, जिसका क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। सो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन है वही है मानसून। The climate of India is described as monsoon type. In Asia, this type of climate is found mainly in the south and the southeast. Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variations in the climatic conditions within the country. So, भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मॉनसूनी क्लाइमेट, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉनसून जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में ही पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में थोड़ी बहुत भिन्नताएं आ जाती हैं, प्रादेशिक भिन्नताएं आ जाती हैं। Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. So हम एक क्या करते हैं कि हम दो महत्वपूर्ण तत्व यानी कि तापमान और क्या कहते हैं प्रेसिपिटेशन यानी कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को लेकर देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार से भिन्नता आती है। In summer, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. On a winter night, temperature at Dras in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degrees Celsius. Thiruvananthapuram, on the other hand, may have a temperature of 22 degrees Celsius. So गर्मियों में जहाँ राजस्थान के मरुस्थल के कुछ स्थानों में तापमान यानी कि टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान माइनस 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। Do you know in certain places there is a wide difference between day and night temperatures? In the Thar Desert, the day temperature may rise to 50 degrees Celsius and drop down to near 15 degrees Celsius the same night. On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperature in the Andaman and Nicobar Islands or in Kerala. So, क्या आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है, जैसे कि थार के मरुस्थल में दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि उसी रात ये नीचे गिरकर कितने तक तापमान उच्च में 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उसी रात नीचे गिर के 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार ऐसे जो जगह हैं, यहाँ पे दिन तथा रात का तापमान लगभग सेम ही रहता है। Let us now look at precipitation. There are variations not only in the form and types of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, it rains over the rest of the country. The annual precipitation varies from over 400 centimeter in Meghalaya to less than 10 centimeter in Ladakh and western Rajasthan. So अब precipitation की ओर ध्यान दें कि टेम्परेचर तो हमने देखा कितना डिफरेंस रह रहा है टेम्परेचर में। सो प्रेसिपिटेशन के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार इसका जो वितरण है उसमें विभिन्नता होती है। हिमालय में बारिश अधिकतर क्या स्नो के रूप में होती है, ठीक है, वहाँ पे बूंदे नहीं होती, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, आपको पता है। एंड देश के जो शेष भाग में होते हैं वहाँ क्या होता है, वर्षा होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता अगर हम लोग देखें तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेके लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में ये बस 10 सेंटीमीटर होता है या उससे कम ही होता है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा क्या होती है, अक्टूबर या नवंबर में होती है।
In general, coastal areas experience less contrast in temperature conditions. Seasonal contrasts are more in the interior of the country. There is decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. These variations have given rise to variety in lives of people. In terms of food they eat, the clothes they wear, and also kinds of houses they live in. So सामान्य रूप से जो तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे तापमान में अंतर कम होता है और देश के जो आंतरिक भाग हैं, ठीक है, उसमें मौसमी और ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक ज़्यादा होता है। अगर हम लोग उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा क्या होती है, सामान्यतः पूर्व के जो पश्चिम की ओर है, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, वहाँ पे वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में भी विविधता लाती हैं, जैसे कि वो लोग का खाना पीना बदलता है, वस्त्र जो कपड़े पहनते हैं वो, या फिर घरों के प्रकार में भी आपको भिन्नता दिखती है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, पहले देख लेते हैं चैप्टर कितना बड़ा है। इट्स क्वाइट लार्ज। सो कहीं कहीं पे मैं कोई पैराग्राफ स्किप भी कर दूंगी, मतलब लाइन बाय लाइन उसको इंग्लिश में नहीं पढ़ के मैं सीधे उसका हिंदी ही समझा दूंगी आपको। आई गेस ये कोई बुरी बात नहीं है, इतना तो किया ही जा सकता है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। दे आर लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटली एंड ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। सो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, यानी कि जो जलवायु है उसका नियंत्रण पढ़ रहे हैं हम लोग। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख जो फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, वो क्या हैं? अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, प्रेशर एंड विंड सिस्टम यानी कि वायु का जो दाब है, और जो विंड सिस्टम यानी कि जो पवन का तंत्र है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कि समुद्र से जो दूरी है, और ओशन करेंट्स यानी कि महासागर में जो धाराएं हैं, और रिलीफ फीचर्स यानी कि जो उच्चावच लक्षण है। चलिए पढ़ते हैं। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। सो पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। As a result, air temperature generally decreases from the equator towards the pole. As one goes from the surface of the earth to high altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. The hills are therefore cooler during summers. The pressure and wind system of any area depend upon the latitude and altitude of the place. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. The sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather condition. This condition is known as continentality. Very hot during summers and very cold during winters. So मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी मात्रा अक्षांशों के अनुसार यानी कि लैटिट्यूड्स के अनुसार अलग अलग होती है। इसके रिजल्ट में एज अ रिज़ल्ट जो हमारा टेम्परेचर है उसमें विषुवत वृत्त से यानी कि इक्वेटर से जब हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो वो सामान्यतः क्या होता है, घटते जाता है। टेम्परेचर की बात कर रही हूँ मैं। सो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की क्या होती है, सघनता कम होती जाती है और तापमान घट जाता है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। और किसी भी क्षेत्र का प्रेशर एंड विंड सिस्टम यानी कि वायु दाब और पवन तंत्र उस स्थान के जो लैटिट्यूड और जो ऑल्टीट्यूड है उस पर निर्भर करती है। इस प्रकार ये तापमान और वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर एक मतलब इक्वल इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है ये प्रभाव क्या होता है, कम होते जाता है और लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा। ओशन करेंट्स along with onshore winds affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. So ओशन करेंट्स यानी कि जो महासागर की धाराएं हैं वो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ जो तटीय क्षेत्रों की जलवायु है उसको प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जो कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र है जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती रहती हैं और वायु की दिशा समुद्र तट की ओर आ रही हो तो वो तट क्या होता है, गर्म या ठंडा होते जाएगा। मतलब कि ओशन करेंट्स अगर गर्म है तो वो तट क्या होगा, गर्म होगा, ठंडे हैं तो ठंडा हो जाएगा।
Finally, relief too plays a major role in determining the climate of a place. High mountains act as a barrier for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. The leeward side of mountains remains relatively dry. So, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में रिलीफ का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को क्या कहते हैं, रोकते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली हवाओं का रास्ता रोकने में सक्षम हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे हवाओं को रोक देंगे वहीं पे फिर क्या कहते हैं, वहीं पे बारिश हो जाएगी। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत क्या होते हैं, सूखे होते हैं। पवन विमुख ढाल कहने का अर्थ है कि लीवर्ड साइड कहने का अर्थ है ये वाला एरिया। बारिश यहाँ पे हो रही है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बादल बनाए, बारिश यहाँ पे हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड और इसको हम लोग बोलते हैं लीवर्ड। तो ये एरिया क्या होगा, सूखा होगा, क्योंकि जो माउंटेन है वो सारी हवाओं को यहीं पे रोक दे रहा है और यहीं पे बारिश हो जा रही है, यहाँ तो कुछ पड़ नहीं रहा, इधर तो सूखा ही हो जाएगा। तो यही कहने का अर्थ था। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। सो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड। अब हम लोग भारत के हिसाब से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropics. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. सो जो कर्क रेखा है वो देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ से लेके कच्छ के रण से लेके पूर्व में मिजोरम से होके क्या होती है, गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देश का लगभग आधा भाग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में स्थित है, जो कि क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में स्थित शेष भाग क्या है, उपोष्णकटिबंधीय है। उपोष्णकटिबंधीय एक मिनट, मतलब कि सब ट्रॉपिक्स। इसीलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं। ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, 6000 मीटर है। जो भारत का कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, वो भी बहुत ही ज़्यादा विशाल है, जहाँ की अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय जो सेंट्रल एशिया है, वहाँ से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रवेश करने से रोकता है। और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में सेंट्रल एशिया की तुलना में ठंड क्या होती है, कम पड़ती है। लेट मी शो यू थ्रू द मैप। आई वांट टू मैप के लिए थोड़ी मैं माजरत चाहूँगी, मैप मुझे अच्छे से बनाने नहीं आता है। वेल बहुत ही बेकार मैप था। लेट मी ट्राई वंस अगेन, दिस टाइम आई विल मेक गुड मैप। वेल वट एवर, चलिए मैप पे ध्यान ना दिया जाए। और ये फ़ोन में थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज आई विल मेक गुड मैप ऑन कॉपी यार। सो वट एवर, चलिए यहाँ पे हैं हमारी हिमालयाज़, ठीक है। जो सेंट्रल एशिया है, इधर से आती हैं ठंडी ठंडी हवाएं, और जो हमारा हिमालय है वो एक बैरियर की तरह काम करता है और ठंडी हवाओं को यहीं पे रोक देता है। सो यहाँ से ये इधर इंटर नहीं कर पाती हैं। अगर ये ठंडी हवाएं इधर इंटर करती तो जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है बहुत ही ठंडा रहता है, यहाँ ठंडी और अत्यधिक पड़ती, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर विंड्स की बात करते हैं। वायु दाब और पवन। तो जो भारत में जलवायु है या फिर संबंधित मौसम अवस्थाएं हैं, क्या कहते हैं, निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। मतलब कि प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। India lies in the region of north-easterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow southward, get deflected to the right due to the Coriolis force and move towards the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry little moisture as they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land, but it is not so. Let us see why. So, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड्स, उत्तर पूर्वी ट्रेड विंड्स वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें
जो होती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं, कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं और बहती हैं, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं ही होती है। इस प्रकार भारत को एक शुष्क यानी कि ड्राई क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। सबसे पहले समझते हैं कोरियोलिस फोर्स, यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। सो एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। The Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Ferrel's law. मुझे एक अर्थ को ड्रॉ करना पड़ेगा। वेल हमारी अर्थ पूरी गोल तो नहीं है, लेकिन एक मिनट मान के चलते हैं अभी कि ये हमारी है अर्थ, ठीक है। थोड़ी बहुत लाइक एक तो क्या क्या होते रहता है ये। ओके, ये मान के चलते हैं इक्वेटर, ठीक है। ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे है सदर्न हेमिस्फेयर। अब कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड कैसे डिफ्लेक्ट करती है वो देखते हैं। सो यहाँ क्या कह रहा है कि पृथ्वी के जो रोटेशन के कारण, ठीक है, रोटेशन, तो पृथ्वी कैसे रोटेट करती है आपको पता है, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। तो इसके रोटेशन के कारण जो आभासी बल, एक तरह का जो अपरेंट फोर्स उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो इसके कारण क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर में विंड्स होती हैं वो डिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से करती हैं। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप मान लीजिए खड़े हो और विंड्स जो वो चल रही हैं, तो अब मान लीजिए यहाँ से जो विंड है उसको चलना चाहिए था ऐसे, ठीक है। विंड्स जो हैं उनको ऐसे चलना चाहिए था, ओके। लेकिन जो विंड्स हैं वो क्या होंगी, डिफ्लेक्ट करेंगी, डिफ्लेक्ट करके वो चलने लगेंगी राइट की तरफ। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की मैं बात कर रही हूँ, ओके, राइट की तरफ। और सदर्न हेमिस्फेयर में यही चीज़ होगा, पर यहाँ पे विंड क्या होंगी, ये चलने लगेंगी लेफ्ट की तरफ, डिफ्लेक्ट करके, ओके। सो ये डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लेना, मैं बहुत ही कच्चा डायग्राम बनाया, बट प्लीज़ लेट्स सी यहाँ पे डायग्राम दिया है कि नहीं दिया है। ओके, सो यहाँ पे वो वाला डायग्राम नहीं दिया है, पर मैंने बहुत ही कचरा टाइप डायग्राम बनाया, पर प्लीज़ इसको याद रखना है, नॉर्थ राइट साउथ लेफ्ट, इतना याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल, ये आगे चल के आपके बहुत सारी चीज़ों में काम भी आएगा, और ये तो एक तरह से फेरेल्स लॉ आपने एनसीईआरटी साइंस में भी पढ़ा होगा। सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सो जो भारत की जो विंड प्रेशर है और जो यहाँ का विंड सिस्टम है, सॉरी, जो भारत का प्रेशर है और विंड कंडीशंस हैं वो क्या है, बहुत ही यूनिक है, अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में क्या होता है, उच्च दाब होता है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में लो प्रेशर एरिया वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर क्या होती हैं, बहती हैं। और आपको इतना पता है कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि विंड को क्या करनी है, विंड को अचीव करनी है स्टेबिलिटी। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ेगी। सो और गर्मी के ऋतु में जो आंतरिक एशिया है, यानी कि जो इनर एशिया है वहाँ पे, और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर क्या होता है, लो प्रेशर का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस कारण गर्मी के दिनों में जो वायु की दिशा है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। सो वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए जो हमारा दक्षिण दिशा में बहते हुए जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है,
सो दक्षिण दिशा में बहते हुए जो हमारा इक्वेटर है, सॉरी मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बोल दिया, जो इक्वेटर है उस इक्वेटर को पार करके दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करती है, एंटर करती है, निम्न दाब की ओर बहने लगती है, मतलब कि लो प्रेशर की तरफ बहने लगती है। और इन्हें क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। और ये पवनें जो होती हैं, ये हवाएं जो होती हैं, ये कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, मतलब कि वार मोशंस के ऊपर से। सो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से ये नमी यानी कि मॉइस्चर को ग्रहण कर लेती हैं और भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ पे ये वर्षा करती हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरह समझ जाइए कि ये एक रीज़न है और ये एक रीज़न है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हो गया है हाई प्रेशर, यहाँ पे क्रिएट हो गया है लो प्रेशर। विंड क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी, लेकिन जो हाई प्रेशर है यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्या है, ओशंस और वार्म ओशंस हैं। वार्म करेंट्स की वजह से ओशंस क्या है, वार्म है। सो यहाँ से जब ये हवा बहेगी तो अपने साथ वार्म है तो याद रखिए इवेपोरेशन होगा। ठीक है, सो अपने साथ ये नमी कैरी करते हुए लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ेगी। और नमी कैरी करते हुए बढ़ेगी मतलब क्या कि ये अपने साथ जहाँ जाएगी वहाँ पे ये बादल का फॉर्मेशन करेगी। बादल का फॉर्मेशन यानी कि रेन। सो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। सीजन्स की बात करते हैं, ऋतुओं की बात करते हैं। एक तो ये जो कोरियोलिस फोर्स और ये जो सिस्टम है मानसून वाला, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं अच्छे से कॉपी पे डायग्राम बना के बताऊं, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बहुत ही बेकार बन रहा है मेरे से, बहुत ही ज़्यादा। सीजन्स की बात करते हैं। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। द वेदर conditions greatly change from one season to the other. These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern. How many seasons are you experienced in your place? Four main seasons can be identified in India: the cold weather season, the hot weather season, the advancing monsoon and the retreating monsoon with some regional variations. So मानसूनी जलवायु की विशेषता एक क्या है, विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होती है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होते रहता है। विशेष करके देश के जो आंतरिक भाग हैं, जो इनर साइड्स हैं, ये परिवर्तन अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, जबकि कोस्टल एरियाज़ में लगभग समान ही रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। मतलब समान नहीं रहता लेकिन अंतर ज़्यादा नहीं पड़ता। तो और आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार के ऋतुओं को अनुभव करते हैं ये बताइए। और भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। एक तो शीत ऋतु है, एक ग्रीष्म ऋतु है। कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल अलग अलग हो सकता है। कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर की बात करते हैं। सो कोल्ड वेदर सीजन कब से शुरू होता है, ये मध्य नवंबर से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। भारत का जो नॉर्दर्न एरिया है उसमें दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटते जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर समझ रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ बढ़ने पर घटते जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म और रात ठंडी होती है। उत्तर में Frost is common in the north and the highest slopes of the Himalayas experience snowfall. So हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात भी होते रहते हैं, यानी कि स्नोफॉल होते रहता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पहने यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो बहती रहती हैं देश में, और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है। मतलब कि ये बहती है नॉर्थ टू साउथ, ये याद रखिएगा। इसीलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है, क्योंकि ड्राई मौसम होता है, क्योंकि ये लैंड से बह रही है। याद रखिए कि कोई भी विंड लैंड से बह रही है तो लैंड पे मॉइस्चर वो नहीं गेन कर पाती है। ठीक है, ज़्यादा उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वो विंड्स क्या होंगी, ड्राई होंगी। और अगर ठंडे इलाके से बह के आ रही हैं तब तो और भी ड्राई होंगी। जबकि जो विंड एक वार्म ओशन के सरफेस से बह के आ रही है तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है। सो वैसी विंड जहाँ से बहेगी वहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी की मात्रा इंक्रीज़ होती है। ठीक है, वैसे में विंड्स ड्राई नहीं होती, एरिया ड्राई नहीं होता। यस, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और ये जो विंड्स होती हैं, मैंने कहा कि इनमें नमी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ से ये पवनें क्या होती हैं कि समुद्र के स्थल की ओर बहना शुरू कर देती हैं।
इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि देश का जो नॉर्दर्न एरिया है मतलब उत्तरी भाग है वो एक कमज़ोर हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की जो हवाएं हैं इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। और यस एक्चुअली क्या है, मैंने इंग्लिश में पढ़ा नहीं तो मैं आपको लाइक एक समरी करके बता दे रही हूँ। सो रिलीफ की वजह से प्रभावित होकर ये जो हवाएं होती हैं, मैं अभी बात कर रही हूँ आपका यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, फीबल हाई प्रेशर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ, दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। सो रिलीफ से प्रभावित होकर ये जो हवाएं होती है पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। और सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ रहता है, तापमान और जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम होती है और पवनें क्या होती है, शिथिल होती है और परिवर्तित होती हैं। A characteristic feature of the cold weather seasons over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. These low pressure systems originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with the westerly flow. They can cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains. Although the total amount of winter rainfall, locally known as Mahavat, is small, they are of immense importance for the cultivation of rabi crops. सो ठंडी के ऋतु में, ठंडी के मौसम में उत्तरी जो मैदान होते हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे पश्चिम और उत्तर पश्चिम से क्या होता है कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का इनफ्लो होने लगता है। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एक विशेष लक्षण है और ये लो प्रेशर वाले एरियाज़ जो प्रणाली हैं वो भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती हैं, फिर पश्चिमी पवनों के साथ भारत में क्या होती है, प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स पे थोड़ी बहुत बारिश होती है और पर्वतों पर स्नोफॉल होती है, जिसके उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइम पे क्या होता है कि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये राबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सो कमेंट सेक्शन में कुछ राबी फसलों के नाम बताइए मुझे। The peninsular region does not have a well-defined cold season. There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winters due to the moderating influence of the sea. So जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो पेनिसुलर रीजन्स है, वहाँ पे शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवन के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे मानसूनल विंड्स का दिखाया गया है, किस तरह से बहती हैं, और वहाँ पे डेट भी बताया गया है। हॉट वेदर सीज़न की बात कर लेते हैं, यानी कि समर, ग्रीष्म ऋतु। सो due to apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northwards. As such, from March to May, it is hot weather season in India. The influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from the temperature recordings taken during March-May at different latitudes. In March, the highest temperature is about 30. So, सूर्य की उत्तर की ओर जो आभासी गति होती है, apparent मोशन होता है, उसके कारण जो भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है और मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। सो इसके लिए एक जो डायग्राम है वो पहले के क्लासेस में ही हमने पढ़ा है, जिसमें कि आपने वो सब पढ़ा होगा, इक्विनॉक्स वगैरह। उसमें आपने देखा था कि किस तरह से पृथ्वी मोशन करती है। तो जब एक एलिप्टिकल पाथ पे मोशन करती है, सो किस तरह से उसका सरफेस सन की तरफ आता है और उससे सीजनल चेंजेस होते हैं। पृथ्वी हल्की सी झुकी हुई है, आपको पता है, 90 डिग्री पे तो है नहीं, झुकी हुई है। सो किस तरह से उसका सरफेस सन की तरफ आता है, कितना सरफेस, उस हिसाब से जितना सरफेस उसके सन की तरफ झुका रहेगा, जिस उस सरफेस पे ज़्यादा सनलाइट जाएगी और वहाँ पे क्या होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह सीज़न में चेंजेस आता है। वो वाला मैं आपको, ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक हो सकता है, तो ये एक डिफरेंट वीडियो में मैं बताना चाहूँगी। अभी आप ये समझ जाइए। सो मार्च से मई तक भारत में क्या होती है, गर्मी की ऋतु होती है। हीट बेल्ट के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और अप्रैल के बीच और
अप्रैल के बीच नहीं, अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर। सो जो देश के उत्तरी जो देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी की ऋतु में तापमान में वृद्धि होती है और वायु दाब में भी कमी आती है। मई के अंत में क्या होता है कि उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर प्लेट्यू तक एक कम दाब का बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का जो सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रो। सो अब देखिए, जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, मैंने बोला विंड हाई से लो की तरफ मूव करेगा। सो क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया में जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठने लगती है, ठीक है। तो ऊपर की ओर उठी तो नीचे जगह खाली हुआ तो फटाफट इधर से भेजा जाएगा कि जाओ भाई जगह भरो जगह भरो जगह भरो। तो इधर से हवाएं बहना शुरू हो जाएंगी एक तरह से वो ट्रॉव को भरने के लिए, ठीक है। लू, गर्मी की ऋतु में ही लू चलता है। ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडी हवाएं और हल्की वर्षा को भी लाती हैं। सो हमारे तरफ तो बहुत आंधियाँ आती हैं उस टाइम पे। आपकी तरफ आती हैं कि नहीं बताइएगा। और हमारी तरफ आंधी आती है तो आमों के पेड़ से आम गिर जाते हैं, तो वो फिर चुनने का अलग ही मजा है। इस मौसम में कभी कभी बहुत तेज हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। इसके साथ प्रायः क्या होता है, हिमवृष्टि भी होती है। और वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। ओलावृष्टि, अच्छा ओलावृष्टि किसने देखा है? मैंने तो देखा था, इतने बड़े बड़े ओला गिरे थे, मतलब अच्छा खासा इंसान का सर फट सकता था, ऐसे ऐसे ओला गिरे थे। इतना बड़ा बड़ा मैंने देखा है, मतलब मेरे हाथ से भी बड़े बड़े। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन। सो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः क्या पूर्व मानसूनी वर्षा होती है और इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और प्रायः इसे क्या कहते हैं हम लोग, मैंगो शावर्स यानी कि आम्र वर्षा कहते हैं। एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु या फिर मानसून का आगमन। बाई अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज। सो जून के प्रारंभ में क्या होता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स में लो प्रेशर की अवस्था है वो तीव्र हो जाती है और ये सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं उसको क्या करता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ से। सो ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसीलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लेके आती हैं और ये पवनें बहुत तेज़ होती हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। फिर एक्सेप्शन मतलब कि सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़ के यह मानसून क्या है कि पवनों के देश के शेष भाग में ये पवन लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में जो पश्चिम घाट है, वेस्टर्न घाट्स के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। डेक्कन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी जो है, खासी हिल्स, खासी हिल्स के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। ये जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटते जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, याद रखना है, ईस्ट टू वेस्ट। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत ही कम वर्षा होती है। और मानसून से संबंधित अनदर फिनोमिना एसोसिएटेड विद मानसून, एक अन्य परिघटना क्या है, वर्षा में विराम यानी कि ब्रेक्स। इस प्रकार इसमें क्या होता है कि ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा लगातार बारिश तो नहीं होती रहती है, बीच में कभी कभी आपको लगेगा कि बहुत ही उमस वाला दिन कर रहा है, एकदम चिप 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 हो। तो मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से जो गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून ट्रॉ
गर्त मतलब ट्रॉ, याद रखिएगा। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चल जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है, ड्राई सीजन रहेगा और हिमालय की नदियों में पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी क्या होती है, बाढ़ आ जाती है और जान एवं माल की भारी क्षति होती है। सो आपने देखा होगा कभी कभी कि आप सोचोगे कि हमारी तरफ बारिश हुई नहीं, इस साल तो ऐसा ही हुआ था। मतलब मेरे एरिया में बारिश हुई नहीं और पूरा बाढ़ आ गया, पूरा पानी भर गया। क्यों? क्योंकि जो नदी वाले जहाँ से निकल रही है, हिमालय वाले रीजन्स में बहुत वर्षा होती है और फिर नदियों का पानी बेहिसाब बढ़ जाता है और इस कारण क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, फिर ये सब मैंने आपको बता ही दिया। यस, ये बता दिया। जो उष्णकटिबंधीय जो लो प्रेशर की तीव्रता और आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। ये लो प्रेशर का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य जो स्थलीय भाग है उसको पार कर जाता है। यहाँ गर्त लो प्रेशर के कारण मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। हाँ, ड्राई और ह्यूमिडिटी वाली जो स्थितियाँ होती हैं उनकी तीव्रता, आवृत्ति और समय काल में भी क्या होती है, डिफरेंसेस होते हैं। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता रहता है। इसका आगमन और वापसी प्रायः क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। सॉरी, आई फॉरगॉट टू चेंज द पेज, पता नहीं कैसे, मैंने तो स्लाइड किया था यार। यस, मैं अपने साथ साथ बुक खोल के भी बैठी रहती हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन पे देखना, बोलना, मेरे पास अभी माइक नहीं है, देखना और बोलना दोनों बहुत मुश्किल है। फिर अगर मैं दूर से देख के पढ़ूँगी तो फिर आवाज़ जाएगी नहीं, तो मुझे ऐसे करना पड़ता है और इधर पता नहीं कैसे मिस हो जाता है कभी कभी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, रिट्रोटिंग पोस्ट मानसून और ट्रांजिशन सीजन को। अब हम लोग थोड़ा इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करते हैं क्योंकि मेजर चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब इसमें ये पेपर कट आउट तो आप लोग खुद से ही पढ़िएगा, ये तो मैं नहीं बताऊंगी और लाइक ख़त्म ही होने वाला है, बस जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। यस, रोटेटिंग मानसून को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब मानसून की वापसी। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ क्या होता है, सूर्य का आभासी गति के कारण मानसून गर्त या जो लो प्रेशर वाला जो गर्त है उत्तरी मैदानों के ऊपर क्या होता है, शिथिल हो जाता है, मतलब शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे जो हाई प्रेशर प्रणाली इसका स्थान ले लेती है और दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होते हैं, शिथिल हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पर्वतें उत्तर के मैदान से हटने लगती हैं। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। मानसून की वापसी से आसमान साफ और तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान थोड़ा उच्च होने लगता है जबकि रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं। जो लैंड एरिया है वो अभी भी क्या होता है, ह्यूमिड रहता है। उच्च तापमान और ह्यूमिडिटी वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम क्या होता है, असहनीय हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा उमस वाला दिन करेगा, बहुत अजीब सा लगेगा और इसे सामान्यतः क्या कहते हैं, क्वार की उमस कहते हैं। अक्टूबर हीट, क्वार की उमस। अक्टूबर की उत्तरार्ध में मतलब कि सेकेंड हाफ में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से क्या होता है, गिरने लगता है। अब हम यहाँ से यहाँ तो मैंने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया हमने। नवंबर की जो स्टार्टिंग है उसमें क्या होता है कि उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर लो प्रेशर वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाती है और ये स्थानांतरण चक्रवाती लो प्रेशर से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है और ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है। इस टाइम पे आपने देखा होगा लगभग हमेशा साइक्लोन्स आते रहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। इस साल कौन सा बहुत बड़ा साइक्लोन आया था जिसने ओडिशा को हिट किया था, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी आपको मतलब नॉलेज रहनी चाहिए, जिसके कारण बड़े पैमाने पर क्षति भी होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल कोस्ट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों के कारण होती है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करें, वर्षा का वितरण, तो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओनली अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, हावेवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द सह्याद्री। ओके, सो पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न घाट्स के भागों एवं उत्तर पूर्वी भाग भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान और जो गुजरात का एरिया है और इससे सटे पंजाब, हरियाणा, इस भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके आंतरिक भागों और सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम ही होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है, स्नोफॉल। मानसून की प्रकृति के परिमाण स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है, मतलब कि डिफरेंसेस आती हैं। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिम घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः इसका अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है या सूखा पड़ने की आशंका हो जाती है। मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, सो मानसून एक एकता का परिचायक भी है। कैसे? यू हैव ऑलरेडी नोन द वे, सो आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हिमालय बहुत ही ज़्यादा ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की क्या करता है? रक्षा करता है। मैंने बताया दिस इनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मिटी हाई टेम्परेचर। सो इसके कारण जो अपेक्षाकृत जो हाई लाइटिट्यूड्स वाले एरिया हैं, यस, उच्च अक्षांश के बावजूद उत्तरी भारत में क्या होता है कि अच्छा खासा ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसमें तीनों ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत ही कम अंतर पाए जाते हैं। फिर भी भारतीय प्रायद्वीपीय पर मानसून की एकता का बहुत ही स्पष्ट प्रभाव है और पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुएं जो हैं, यस, वो यस, वेदर कंडीशंस, साइक्लोन्स ऑफ द सीजन। सो यस, वर्षा की जो अनिश्चितताएं हैं यानी कि जो वेरिएशंस हैं, यस, ये थोड़ा बहुत मुझे देखना भी पड़ रहा है। सो जो अनिश्चितताएं हैं या उसका जो असमान वितरण है, मानसून का एक क्या है? विशिष्ट लक्षण है। जो पूरा भारतीय भूदृश्य है, इसका जीव हो गया, वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, त्यौहार, उत्सव, सभी क्या है? इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करती हैं, हमारी कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो कुछ भी डाउट रहेगा होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो ये मानसून का जो सिस्टम था और एक क्या था सीज़न वाला सिस्टम, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। काम की जानकारी मैंने आपको दे दी है, इसके अलावा नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। सो उतना पढ़ लीजिएगा, एकदम इस चैप्टर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।